नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसा चल रहा है, जनता क्या चाह रही है। मैं आपके रैली भी दिखा रहा हूँ। लगातार रैलियों में जिस तरीके से आज़म खान को लेके लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, लोग भी चाह रहे हैं आज़म खान के लगातार हम खबरें दिखाएं। साथ ही साथ इस समय जो आज़म खान का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार जो मुस्लिम वोट है उनको, वो कहीं ना कहीं आज़म खान पे टिके हुए हैं। ओवैसी के आने के बाद ओवैसी साहब भी लगातार आज़म खान पे आवाज़ उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा इस समय आ चुका है। बीजेपी जैसे कि रूल्स बनाती रहती है, अब एक नया रूल आ गया है। क्या सच में ये उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रभावित साबित होगा कि नहीं होगा, ये आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि इस समय वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है, जिसको लेके पार्लियामेंट में लगातार रोज़ बहस हो रही है। जया बच्चन ने भी अभी हाल ही में 2 मिनट का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लगातार वो गुस्से में नजर आई। ओवैसी साहब ने भी काफ़ी बार ये बताया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है। तो इसी को लेकर आज पहला सवाल पूछेंगे हम। आज हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना जी मौजूद है, कांग्रेस से भी हैं, एडवोकेट भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाता है तो क्या इसका कोई घाटा होगा, या बहकाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, दूसरी पार्टियों को। मैं सबसे पहले जानना आपसे ये चाहूँगा, अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव आया, बीजेपी ने एक नया रूल निकाल दिया, आधार कार्ड को अब वो वोटर आईडी कार्ड से जोड़ रहे हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी वोटर आईडी कार्ड में होते हैं। तो इस पर क्यों बहस हो रही है? देखिए, आपने बोला दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए? अभी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए थे, उससे पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे आधार कार्ड का उन लोगों ने इल्लीगली आधार कार्ड को लिंक कर दिया था वोटर आईडी कार्ड के साथ, जो भी इलेक्शन से पहले। तो इससे क्या हुआ था, 20 लाख लोगों ने वोट उनको वोट देने के लिए नहीं मिला। ठीक है, नहीं, उनको नहीं मिला क्योंकि देखिए, आधार कार्ड में तो खुद एक फॉल्ट है। आधार कार्ड में आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, बहुत लोगों का नाम का स्पेलिंग्स अलग अलग होंगे, बहुत लोगों का आधार कार्ड चलेगा ही नहीं। आधार कार्ड से तो आप राशन नहीं ले सकते हो। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आधार कार्ड पे राशन नहीं ले पा रहे, उनका आप वोट, अब ये एक वोटिंग राइट आपका एक अलग राइट है जो आपको 18 साल बाद मिल जाता है, उसको आप आधार कार्ड के साथ कैसे जोड़ सकते हो? और फर्जीवारी भी तो आधार कार्ड होता है ना। आप देखिए, रोड पे आप चलोगे तो कोई भी आपको मिल जाएगा, 5 मिनट में आधार कार्ड बनवा के दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो फर्जीवारी कितनी आधार कार्ड है। अब देखिए, एक न्यूज़ था जिसमें बोला जा रहा था कि नेपाल या श्रीलंका से या बांग्लादेश से कोई आए हुए थे, उनका भी आधार कार्ड बना हुआ था। तो फिर आप उनसे भी वोट लेंगे और इसमें ये है कि देखिए, अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करेंगे तो नंबर मिल गया। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पहले भी निकाल सकती है ना सारे डॉक्यूमेंट्स। नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आपको मैसेज, जैसे एक केस हुआ था पुडुचेरी, नहीं, लक्षद्वीप की पुडुचेरी में हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था, बीजेपी लोगों ने आधार कार्ड को लिंक करवा लिया, वो भी इलीगली। उन्होंने जब कोर्ट में ये बात गई तो उन्होंने बोला कि हमने पहले ही इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन ले लिया था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि उन्होंने परमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर बाद में रिप्लाई दिया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं ने हमें ला के दिया। अब बताइए, कार्यकर्ता है लोग, पूरे जो पुडुचेरी के लोग हैं उन सबका वोटर आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड के साथ जोड़ने की काम करेंगे, तो उनको मैसेज गई थी। इस मैसेज से क्या होता है कि मैसेज जब जाते हैं तो आपको लिंक हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी यूज़ करते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा जो वोटर है वो किस कास्ट का है, किस चीज़ का है, किसको वोट देंगे। कार्ड में तो पहले आपका नाम लिखा होता है, पहले आपका एड्रेस लिखा रहता है, सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन वो आधार कार्ड से आपका नंबर कनेक्ट हो जाता है। आधार कार्ड तो आपकी इंटरनल मसलों के लिए है ना, वोटर आईडी कार्ड आपकी इंटरनल मसलों के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल अपने करीबी लेके आता है और फिर वो आपको टारगेट करते हैं कि किसको कितना किस हिसाब से वोट लिया जाएगा। और आधार कार्ड और वोटर, अब देखिए आसाम में तो आधार कार्ड अभी बनना शुरू हुआ है, अभी तो बना भी नहीं है। और 5 साल में कितने बनेंगे, कितने लोगों के तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आधार कार्ड और वोटर। मैम, लेकिन ऐसे ही तो ईवीएम का मसला भी उठाया जा रहा है, अगर बात की जाए। और जो अभी ये अमेंडमेंट बिल बना है, इसको अभी बोला जा रहा है कि कंपलसरी नहीं किया गया है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उस पर कोई मतलब जो थॉरो एक डिस्कशन है वो नहीं हुआ, जो थॉरोली लिखा नहीं गया है। तो आज बोल रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन कल को ये कंपलसरी हो जाएगी। मतलब
वोटिंग राइट को आपका इंडिपेंडेंट और वो एक पर्सनल राइट रखा गया है। अगर बात की जाएगी ईवीएम पे बात कर ले, ईवीएम को भी लेके लगातार सवाल उठते रहे। हम सबको पता है जब भी बिहार चुनाव हुआ अभी हाल ही में, उसमें भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए गए, बंगाल चुनाव में उठाए गए, दिल्ली चुनाव में उठाए गए। तो हर जगह जब चुनाव आता है तो ईवीएम पे उठाते हैं। तो अगर उसी तरीके से कहीं ये भी तो नहीं है कि आधार कार्ड को भी लेके लगातार एक इशू बनाया जा रहा है कि चलो ठीक है इस इशू को बना देंगे, कल की बीजेपी जीतती है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे आधार कार्ड से जोड़ा था आपने। नहीं, उन्होंने तो अब ये इशू किया, उन्होंने तो लॉ बना दिया। और देखो, जब भी कोई चीज़ का डिस्कशन एंड डिबेट ना हो, आर्गुमेंट के बिना अगर वो चीज़ हो, जल्दबाजी में हो, तो आपको डाउट करना चाहिए एज ए सिटीजन तो कि उसमें ज़रूर कोई घपला है। फार्म बिल भी आया था बिना आर्ग्यूमेंट के, CNRC भी आया था बिना बिना आर्गुमेंट के, तो उनको हटा भी दिया गया फार्म बिल को विदाउट डिस्कशन। तो उसमें सब हर चीज़ में, और ये गवर्नमेंट तो है ही इस टाइप का, मतलब वो बिना डिस्कशन करे कर लेते हैं। फिर कोर्ट कचहरी में लोग घूमते फिरते हैं इन्हीं सारी करेक्शंस, इन्हीं सारी फॉल्स को करेक्शन करने के लिए। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि इन्होंने बिना डिस्कशन, और इतनी जल्दी क्यों थी आपको करना था 1-2 साल लेते, इसमें 1 साल मिनिमम लेते डिस्कशन डिबेट करने के। लेकिन यूपी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप सोचो बिना डिस्कशन, बिना डिबेट के, बिना टाइम के, जल्दबाजी में अगर हुआ है तो इसमें ज़रूर कोई बात है जो हम लोगों को पता नहीं है। और एक इंसान का फ़ोन नंबर या आईडी से बहुत कुछ लगता है इससे कि कहीं ना कहीं कि जैसे रिलीजन वाइज लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा, या फिर जैसे अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल इंसान है, उसका रिलीजन नॉन प्रॉफिटेबल है, तो उसको शायद गवर्नमेंट को लगे कि नहीं इसको हटा देते हैं तो हमें वो इलेक्शन में फ़ायदा होगा। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है अगर माने आपकी तो। देखो, रिलीजन वाइज तो इन लोगों ने अपनी बहुत 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 ताकत लगाई है कि रिलीजन वाइज जो है डिवाइड हो जाए हमारी सोसाइटी। अब कितना डिवाइड हुआ है ये तो आने वाला यूपी इलेक्शन ही बोलेगा। आधा तो मतलब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए तो लगता है नहीं हुआ है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कि कितना यूपी में अभी ये लोग सक्सेसफुल हुए। लेकिन अपना ये लोग वेस्ट बंगाल के सक्सेस मतलब फेलियर के बाद इन लोगों ने, अब यूपी इनका मेन टारगेट है अगर इनको सत्ता में रहना है। आपने यूपी चुनाव की बात की, यूपी चुनाव पर वापस आते हैं। अभी आजम खान का मुद्दा बहुत, अगर बात करें, आजम खान काफ़ी फेमस इंसान है, यूपी में हर मुसलमान जानता है आजम खान को। सपा में जाने का वजह भी बहुत बड़ी आजम खान वजह भी थे कि उनके वजह से काफ़ी मुसलमान सपा की तरफ जा रहे थे। अब आजम खान जेल में है, ओवैसी साहब लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आजम खान को सपा ने क्या किया, ये हुआ, मैं होता तो ज़्यादा बेहतर कर देता। वो मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप किस तरीके से देख रही हैं आजम खान के नाम को इस समय? क्या सिर्फ एक तरीके से लोगों को एक होता है कि वोट लेने का काम किया जा रहा है, लोगों को बहलाने का काम किया जा रहा है, या फिर सच में? देखिए, आज़म खान वो पर्सनैलिटी है जो बोलते हैं ना कि आप नफ़रत कर सकते हैं, आप मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो करना है करिए, ठीक है। तो आज़म खान वो इंसान हैं जिन्होंने अपना एक इतना बैकग्राउंड बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में कि उस बैकग्राउंड को तोड़ना या उस पर्सोना को तोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, बीजेपी सपा अगर चाहती तो निकलवा सकती थी ना। सपा अगर चाहे तो कल की कल आजम खान बाहर आ जाएंगे। देखिए, बीजेपी वाले निकालने नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि एक तो हिंदुओं का भी जो है उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट या लड़कियों को लेके या जो भी एक बहुत ज़्यादा उन्होंने गड़बड़ी कर दिया। अब उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो अब हिंदू मुस्लिम में आधे हिंदू उनसे नाराज़ हैं। ठीक है, अब कैसे वो मुसलमानों का वोट डिवाइड कर सके, तो उसलिए उनको आज़म खान को जेल में रखना है ताकि फोकस ओवैसी की तरफ जाए। अगर आज़म खान जैसे लीडर अगर जेल में रहेंगे तो ऑफ कोर्स लोगों का लीडर जो है वो ओवैसी बनते हैं, मुसलमानों का लीडर। ठीक है, तो अगर ओवैसी को वोट मिलता है इसका मतलब है समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा। तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और ओवैसी को भी मतलब फ़ायदा होगा, लेकिन वो उतना बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वोट फिर डिवाइड हो जाएंगे। समाजवादी के भी तो और भी लीडर्स होंगे। मैम, ये भी कहा जाता है कि अपना अमीर चुन लो, अगर सफ़र में भी हो तो अपना अमीर चुन के चलो। और इतना बड़ा मतलब प्रदेश है, इसमें मुसलमानों को अपना अमीर चुन लेना चाहिए। जैसे कि वैसे साहब बोलते हैं कि हमारी पार्टी है, आपके लिए काम करेगी। तो क्या सेकुलर शब्द
अगर बात की जाए सेकुलर, हम बोलते हैं हम सेकुलर हैं, वो बोलते हैं हम सेकुलर हैं, बट हम पहले बात करेंगे मुसलमानों की। और लगातार देखा जाए बिहार की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, जातिवाद पे लगातार चुनाव चलता रहता है। मायावती की बात कर लें, वो बहुजन समाज की बात करती हैं। अखिलेश यादव की बात कर लें, वो मुस्लिम और यादव को लेके चलते हैं। बीजेपी की बात कर लें तो ठाकुर और हिंदूवाद पे लेके चलते हैं। तो ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं तो वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर सब अगर जातिवाद पे काम कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बीजेपी की बी पार्टी क्यों कहा जा रहा है? कुछ लगता है आपको कि क्या ये शब्द सही है बीजेपी की बी टीम बोलना? देखिए, जो वो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी उनको इजाज़त देती है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें जो चीज़ से दिक्कत हो रही है ना पिछले 7 साल से, वही चीज़ वो कर रहे हैं। और ये है कि वो मतलब अब वो मुसलमान को लेके कर रहे हैं। ठीक है, हमें वही तो नहीं चाहिए थी, हमें तो सेकुलरिज्म चाहिए था इस देश में। तो ये भी तो कब तक वो उनका एक इस पे लोगों ने पूछा, अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने ये बोला कब तक गुलामी सहेंगे आप? 70 साल से इसका जो फॉल्ट है वो मैं तो बोलूँगी पूरा बीजेपी का है। बीजेपी ने ही ये रास्ता दिखाया है कि चलो भाइयों, अब आप लोग हिंदू मुस्लिम करके ही लड़ो और मरो, इसमें ही लड़ो मरो, और डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है पर्सनली कि हमें डेवलपमेंट की बात पे ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, और ये इलेक्शन से ये हटा देना चाहिए। ये राइट नहीं है इलेक्शन में हिंदू या मुसलमान करना, धर्म का वो लेना, धर्म हो या जातिवाद हो, उनका सहारा लेना, ये गलत बात है। मैं आपकी पार्टी पे भी बात करना चाहूँगा। फिलहाल लगातार हर कोई अगर बात करे, ओवैसी साहब के पास मुद्दा है मुस्लिम का, समाजवादी के पास मुद्दा है कहीं ना कहीं यादव का, मुस्लिम का, और जो उन्होंने काम किया उसका बता रहे हैं। बीजेपी के पास अपना मुद्दा है, बीजेपी लगातार हिंदुत्व पे कार्ड खेल रही है। कांग्रेस क्या कर रही है इस समय? कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में? कांग्रेस का सेकुलर मुद्दा है। क्या काम करेगा सेकुलर? आज सेकुलर सब जो है आज के वक्त में, आपको लगता है कि करना पड़ेगा? नहीं भी करेगा तो करना पड़ेगा। हमें वो इंडिया वापस लाना है जिसमें सेकुलरिज्म है। हमने इंडिया को, जब इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था, तब हमने इंडिया में मुसलमानों को रखा था इसी सेकुलरिज्म के आधार पे, और हम रह गए थे, और हम रह के हमने दिखा दिया था बाय चॉइस कि हम एक सक्सेसफुल डेवलपिंग कंट्री है। तो उसको बचाने के लिए भले ही आज बीजेपी ने हमें बिल्कुल मतलब इस देश को मतलब बहुत ही बुरे दिशा में ले जा चुका है, लेकिन हमें वो फिर से लाना पड़ेगा। वो अगर मेहनत लगती है, वक्त लगता है तो लग जाए, लेकिन हमें उस पर काम करना पड़ेगा। लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, एक उन्होंने तरीके की ये लाइन स्लोगन दे दिया उत्तर प्रदेश चुनाव में। एक तो आप सेकुलर पे काम कर रहे हो, सेकुलर दिखा रहे हैं कि नहीं हम सेकुलर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी जातिवाद पे नहीं लड़ेंगे, प्लस महिला पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी नहीं कि लड़की लड़के साथ में लेके चल रहे हैं, एक महिला का उन्होंने अलग से ही स्टेज बना दिया है। ये कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश? ये बहुत ज़्यादा वो होगा, क्योंकि आपको अभी दिख ही रहा होगा पूरे यहाँ पे कि इंडिया में भी ये चलना शुरू हो गया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस भी आया है। लड़कियाँ आगे निकल के आएंगी, इलेक्शन लड़ेंगी। सीटें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी नेताओं ने ये सोचा है, हमारी पार्टी के लीडर्स ने, कि इस मुद्दे को लाएंगे, तो फिर उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, उनका पहले से ही प्लानिंग होगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा, 2022 में सारी पार्टी उतरी हुई है, सामने सामने सबका अपना अपना एजेंडा है, हर कोई चाह रहा है लुभाना, वोटर्स को अपने साइड लाना। क्या लग रहा है 2022 में कौन कहाँ पे आएगा, किस स्टेज पे आएगा? अगर बात की जाए ओवैसी साहब काम करेंगे वोट काट, मतलब अगर बात की जाए ओवैसी साहब की, ये सब बोलना अभी मतलब जल्दबाजी भी है। कौन सी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? इस बार कुछ तो बदलाव होगा। बदलाव होगा आपके जी, हिसाब से? मेरे को लगता है कि इस बार बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना कि लगातार हमने बात की उत्तर प्रदेश चुनाव पे। फिलहाल आज़म खान जेल में है। अभी अगर मैम की माने तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो AIMIM पार्टी को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज़म खान जो थे वो लगातार, जो अभी रैली अगर बाहर होते तो वो रैली करते, और उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स थे जो सपा के, वो कहीं ना कहीं उसमें टिके हुए दिखाई देते। लेकिन ऐसे में जब वो जेल में है तो MIM पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों से उनका नाम लेके कहीं ना कहीं अपने तरफ वोट जो है एक साइड कर ले। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी क्या इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्या बीजेपी जिस तरीके से पूरी तरीके से दम लगा रही है, मोदी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी फिलहाल माफ़ करिएगा है
अमित शाह आ रहे हैं, लगातार दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी की वो रैलियां कर रहे हैं, सपा भी पूरे दम से रैलियां कर रही है, अखिलेश यादव रथ लेके निकल चुके हैं रोडों पे, लगातार अपनी बस हर गांव में रोक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। एमआईएम पार्टी भी अपनी पूरी दम लगा रखी उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो हर कोई देखते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि मायावती कभी कभी रैलियां कर रही है, लेकिन जब उनकी रैली होती है तो वो रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम दिखाई देती है। उनके कुछ गढ़ हैं जहाँ से उनको ये पता है कि मेरी इतनी सीटें निकलनी पक्की है। तो फिलहाल मायावती ने ये भी कह रखा है कि हम सपा के साथ इस बार नहीं जाएंगे, अगर हमें साथ देना ही होगा तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डाइवर्ट करता हुआ दिखाई देगा, ये जो मायावती का बयान है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में किसको मिलेगी उत्तर प्रदेश की गद्दी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।